अगर आपका पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव का एग्जाम 26, 27 और 28 दिसंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में, कैनाल पटवारी से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में और ग्राम सचिव से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में, यानी इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। जो ये वीडियो है इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। इसमें पंचायती राज भी आ जाएगा और सभी धाराएं आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव, इन सभी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। अगर आप पटवारी, कनाल पटवारी या फिर ग्राम सचिव में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ इस वीडियो को देख लेना, इसके अलावा आपको पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव इनसे संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ करवा दिया है। अगर आप चाहते हो मैं इनके ऑप्शन टाइप भी बना दूं जिससे आप टेस्ट देकर अपनी तैयारी चेक कर सको कि आपकी कितनी तैयारी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी इसकी वीडियो भी बना देंगे। जो ये वीडियो है इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप इनके कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकती हैं। और भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को अभी के अभी जितने भी आपके टेलीग्राम पे ग्रुप हैं, फेसबुक पे हैं या फिर व्हाट्सएप पे हैं, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दो और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लो, ताकि उन दोस्तों की भी हेल्प हो सके जो ग्राम सचिव, पटवारी या कैनाल पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने शेयर कर दी, वीडियो को लाइक कर दिया। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। पूरी डिटेल में बात करेंगे हर चीज के बारे में। आपको मुश्किल से 20 से 30 मिनट मेरे को देनी है। आपके ग्राम सचिव से संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाएंगे। सबसे पहले है पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या है? जो पंचायती राज है इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? वहीं के लोगों के द्वारा खुद का शासन। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे ये गांव हो गया, इसमें हो गए 3000 लोग। तो ये 3000 लोग क्या करेंगे? इनमें से ही एक सरपंच को चुनेंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं? पंचायती राज। इसकी ना परिभाषा देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधी पूछ सकता है। जैसे ये पूछ लेगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो ग्राम पंचायत है वो क्या है? ये क्या है? विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना। जैसे स्थानीय स्तर हो गया गांव, या फिर ब्लॉक हो गया, या फिर जिला हो गया, इनमें सत्ता को विभाजित कर दिया, यानी बंटवारा कर दिया। जो गांव है यहाँ पर बना दी ग्राम पंचायत, और ब्लॉक में बना दी पंचायत समिति, और शहर में बना दी जिला परिषद। तो इस तरह सत्ता के बंटवारे को कहा गया है विकेंद्रीकरण। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ग्राम पंचायत किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? विकेंद्रीकरण का। तो ये भी ध्यान में रखना। और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जो ग्राम पंचायत है ना, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। और जो ग्राम पंचायत है इसका चुनाव होने के बाद सरपंच बनता है 5 साल के लिए। इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि सरपंच का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा चुनाव कितने महीने के अंदर अंदर होने चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 महीने। या पूछ लेगा सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज की स्थापना। देखो, आपने सुना होगा चोल साम्राज्य। तो इस चोल साम्राज्य को पंचायती राज या फिर कह दो इसको स्थानीय स्वशासन, इसका जनक माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन गया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? चोल साम्राज्य। अगर पूछ ले आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर बदल जाएगा, क्या होगा? लॉर्ड रिपन। वैसे स्थानीय स्वशासन का जनक है चोल साम्राज्य, लेकिन आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, जिसने 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, आपको ध्यान में रखना है। यानी जो भी मैं बात बोलता हूँ वो हर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलते हैं। देखो, पंचायती राज को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन।
ये आपको ध्यान में रखना है। जो स्थानीय स्वशासन है इसका काल माना जाता है 1880 से 1884। अभी हम बात कर रहे थे 1880 से 1884। उसके बाद क्या हुआ, 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत जो प्रांत हैं उनमें क्या कर दिया, दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू की, 1919 में। कौन से अधिनियम के तहत की गई, भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसको व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 40। इसको समझिएगा ध्यान से। जो अनुच्छेद 40 है ना, इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसको। जो अनुच्छेद 40 है, देखो संविधान कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो उसमें अनुच्छेद 40 भी था जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बता रखा था। लेकिन संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो कॉमन सी बात है, अनुच्छेद 40 भी कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। जो अनुच्छेद 40 है इसमें एक लाइन लिख रखी है जिसमें बता रखा है कि भी कोई भी राज्य अगर चाहे यानी अगर उसकी इच्छा हो तो वो पंचायत बना सकता है। यानी सब कुछ राज्य की मर्जी पे निर्भर करता है। और यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, जो अनुच्छेद 40 है ये किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जब हम छोटी क्लासों में थे तो हमारा एक चैप्टर होता था नैतिक शिक्षा। उस सब्जेक्ट के ना तो हमारे नंबर जुड़ते थे, बस हम एग्ज़ाम दे के आते थे, चाहे उसमें फेल हों या पास हों, कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि उसके नंबर जुड़ते ही नहीं थे। इसी तरह है आर्टिकल 40 जिसमें बता रखे ग्राम पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ, जो राज्य सरकार है उसकी मर्जी है कि ग्राम पंचायत बनाए या ना बनाए, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। यानी राज्य सरकार की मर्जी है कि वो पंचायत बनाए या ना बनाए। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने सोचा कुछ ऐसा संशोधन किया जाए जिससे हर राज्य को पंचायत बनानी पड़े। तो इसी के लिए 73वां संशोधन किया गया। कब, 1993 में। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। बस इतना बता देता हूँ, जो 73वां संशोधन है ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि 40वें अनुच्छेद में जो ग्राम पंचायत है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। ये सिर्फ राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर था कि वो पंचायत बनाए या ना बनाए। इसी को जरूरी करने के लिए 73वां संशोधन किया गया था। तो इसीलिए 73वां संशोधन करके जो आर्टिकल 40 है ना, इससे पंचायत को ले जाया गया 243A में, जिसमें क्या हो गया, हर राज्य में पंचायत होनी आवश्यक है। यानी जरूरी कर दिया भाई, ये तो काम करना ही पड़ेगा आपको। पहले क्या होता था, कोई दबाव नहीं था, भाई आपका मन करे तो बना लो पंचायत, नहीं मन करता तो रहने दो। लेकिन अनुच्छेद 243A के अनुसार हर राज्य में पंचायत होनी आवश्यक है, यानी जरूरी है। इसका एक अपवाद भी है, जो नागालैंड है, मणिपुर और मेघालय है, इनमें ग्राम पंचायत नहीं है। एक होता है जनपद, यानी कई ग्राम पंचायतों का समूह, जिसको कहते हैं BDO। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। 1957 में योजना आयोग, जिसको आज के टाइम नीति आयोग कहते हैं, इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इसके अध्ययन के लिए एक कमेटी बना दी, यानी समिति बना दी, बलवंत राय मेहता समिति। और इसने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें क्या बताया कि पंचायत होनी चाहिए त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर की ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर की पंचायत, उसके बाद जिला स्तर की जिला परिषद। इस समिति की भी पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो उसके बाद 1 अप्रैल 1958 को इसको लागू कर दिया गया। तो इसी के बाद भारत में पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है बगदरी। और किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय के थे ये प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन क्या बन गया, पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, राज्य की बात करें राजस्थान, अगर जिले की बात करें नागौर जिला, अगर ज्यादा ही डीप में पूछेगा तो गांव का नाम पूछ लेगा, तो क्या है बगदरी। अगर ये पूछे किसने उद्घाटन किया, तो ये किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नॉर्मली क्या पूछता है, राज्य का नाम या फिर जिले का नाम,
किस जिले में हुई? आंसर आएगा नागौर। राज्य पूछ ले तो राजस्थान। और ये कितने स्तरीय थी? 3 स्तरीय। इसके बाद 1959 में ही दूसरी पंचायत का उद्घाटन किया। पहली खुली राजस्थान में, दूसरी खुली थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? महबूब नगर में। और ये कब खुली? 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इन पंचायतों को अभी तक भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। वो कब मिला था? 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है वीडियो के आगे। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने से पहले कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कमेटी बनाई थी, मैंने बताया अभी अभी, बलवंत राय मेहता समिति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। इसीलिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कब? 1956 में। तो इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया। इस समिति में क्या बता रखा था कि जो पंचायत है वो 3 स्तरीय होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से सबसे निम्न कौन सी है? तो ये है ग्राम पंचायत। मध्यम कौन सी है? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर कौन सी है? जिला परिषद। तो आगे आपको समझ में। और जो समिति है इसने सुझाव दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, और साथ में पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का भी सुझाव दिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ लेगा कि सबसे पहले किस समिति ने कहा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। या पूछ लेगा बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1957 में। इसको लागू कब किया गया? 1958 में। ये सारी जानकारी मैंने दे रखी है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति। कब आई? 1977 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? अशोक मेहता ने। और इसका उद्देश्य क्या था? जो बलवंत राय मेहता समिति थी ना, उसमें जो कमियां उत्पन्न हो गई थी, यानी जो कमियां आ गई थी, उनको दूर करना था। तो इस समिति में 13 सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की। और इसने क्या कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, एक मंडलीय स्तर पर, दूसरा जिला परिषद स्तर पर। और इसने क्या कहा था? जो ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति है इनको समाप्त कर देना चाहिए। और साथ में अशोक मेहता समिति ने कहा था जो राजनीतिक दल हैं इनको अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर हिस्सा लेना चाहिए। और इस समिति को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो उसके बाद आई थी GV राव समिति। कब आई थी? 25 मार्च 1985 को। और इसको नियुक्त किया था योजना आयोग ने, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसकी स्थापना कब हुई। जो GV राव समिति थी इसने 1985 में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कब? दिसंबर में। इसका कहना था जो पंचायती राज है इसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए और ये 4 सत्र का होना चाहिए। और फिर इसके बाद आई LM सिंघवी समिति, जिसको कहते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। देखो जो यहाँ पे ये नाम है ना, ये हैं इस समिति के अध्यक्ष। ठीक है, जैसे ये होगी PK थुंगन, तो ये कौन है? इस समिति के अध्यक्ष। यानी उस अध्यक्ष का नाम और पीछे लगा दिया समिति। हर समिति में ऐसा ही कर रखा है। तो ये समिति बनाई गई थी 1986 में और इस समिति ने कहा था 3 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ कहा था जो पंचायत है इनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए पंचायतों का पूर्ण गठन होना चाहिए। उसके बाद आई थी PK थुंगल समिति। ये कब आई? 1988 में। इसने सिफारिश की थी जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद आई गाडगिल समिति। कब आई? 1988 में। इस समिति का काम क्या था? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको शक्तिशाली यानी प्रभावकारी कैसे बनाया जाए ये पता लगाना था। और इसी समिति की सिफारिश से संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायती राज को दर्जा मिला था 1993 में 73वें संशोधन के द्वारा। इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले करते हैं 73वां संशोधन। जो 73वां संशोधन है ये 1992 में हुआ था। इसे समझो।
हुआ क्या था, जो 73वां संशोधन है ना, 1992 में लोकसभा में पेश किया गया, पारित भी हो गया, और फिर राज्यसभा में पेश हुआ, इसमें भी पारित हो गया। कब हुआ पारित? 22 दिसंबर 1992 को हो गया लोकसभा में पास, 23 दिसंबर 1992 में हो गया राज्यसभा में पास। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति साइन करता है, जिसके बाद ये कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति ने साइन कब किए? 20 अप्रैल 1993 को। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू हो गया। और जो 73वां संशोधन है, ये कौन सी अनुसूची में था? 11वीं अनुसूची में। और बात करें संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कौन सी अनुसूची में? 11वीं में। कौन से भाग में? 9 में। और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हरियाणा में तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसे भी समझो। हुआ क्या था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया पूरे भारत में। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा कि आपके पास 1 साल है। सभी राज्यों को बोल दिया कि आपके पास 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप इसे संवैधानिक दर्जा दे दें और पंचायती राज को लागू कर लें। तो इसीलिए जो हरियाणा है, इसने 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू किया था। इसीलिए आता है हरियाणा पंचायती राज 1994। आगे बात समझ में। वैसे आपकी जानकारी के तौर पे बता दूं, जो हरियाणा पंचायती राज 1994 है, इसमें 280 तो हैं धाराएं, और अध्याय, लेसन यानी पार्ट कितने हैं? 22, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जब 1992 में पंचायती राज लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव, जिनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। अब देखो, हमें प्रधानमंत्री के बारे में पता लग गया। अब राष्ट्रपति ने साइन किए हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से राष्ट्रपति ने साइन किए। तो उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और ये कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के। और कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के। ये तो बता दी मैंने सेंटर की बात। अब ये भी पूछ सकता कि हरियाणा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे? तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल। बात करें राज्यपाल की, तो ये कौन थे? धनिक लाल मंडल। आपको याद रखना है, राज्यपाल थे मंडल और मुख्यमंत्री थे भजन लाल। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जो हरियाणा है, इसमें पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। और उसके बाद 24 अगस्त 1994 को हरियाणा में चुनाव नियम आया था। क्या था? चुनाव नियम। और फिर 16 फरवरी 1995 को पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ था। ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा की। और जब संविधान बना था तो उसमें थी 8 अनुसूचियाँ। क्योंकि बात अनुसूची की आई है तो हमें पता होना चाहिए। जब संविधान बना उसमें थी 8 अनुसूचियाँ, इस समय है 12। जो पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में, और जो पंचायती राज है इसमें है 29 विषय। और पंचायती राज का वर्णन है अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। अभी मैंने बताया था पंचायती राज की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहले है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार आता है। दूसरे नंबर पे है भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरे नंबर पे है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथे नंबर पे पशु डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन। 5वें नंबर पे मत्स्य उद्योग। 7वें नंबर पे है लघु वन उपज विषय। 8वें नंबर पे लघु उद्योग। 9वें नंबर पे खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। 10वें पे ग्रामीण आवासन। 11वें पे पेयजल। 12वें पे ईंधन और चारा। उसके बाद सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। उसके बाद है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। उसके बाद है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। और 17वें नंबर पे शिक्षा। 18वें पे है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। उसके बाद है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल हैं। कौन से? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय। उसके बाद है परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछ लिया 11वीं अनुसूची में 24वां विषय कौन सा है, तो कौन सा है, परिवार कल्याण। तो इस तरह आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके बाद है दुर्बल वर्गों का विशिष्टता और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 28वें नंबर पे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। 73वां संशोधन हो गया। अब बात कर लेते हैं 74वें संशोधन की। ये भी सेम है, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ था, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पास हुआ, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने साइन किए और 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। जो 73वां संशोधन है जिसमें बता रखा है पंचायती राज, वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1993 को। जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें क्या है, नगर पालिका, जो आते हैं 12वीं अनुसूची में। बात करें भाग की तो ये आते हैं भाग 9A में। इसमें 18 विषय हैं, मैंने बताए थे, और ये है अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। आपने एक नाम सुना होगा, मैगस्थनीज। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, और ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन सी शताब्दी में, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसकी पुस्तक में नगर के शासन का वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे पहले किस पुस्तक में नगर का वर्णन किया गया है, तो क्या आएगा, इंडिका। किसने किया, मैगस्थनीज ने। और इसके अलावा 1687 में जो ब्रिटिश हैं इन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की थी। मद्रास को अब क्या कहते हैं, चेन्नई। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन से शहर में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, मद्रास या फिर चेन्नई। और उसके बाद 1793 में चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, जिसको आज के टाइम कहते हैं मुंबई, इन तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1793 में चार्टर अधिनियम के तहत किन 3 महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। डी में दे देगा उपरोक्त सभी, तो आंसर किसको लगाओगे, डी को। या फिर ये पूछ लेगा सबसे पहले किस शहर में नगर निगम की स्थापना हुई, तो आंसर क्या आएगा, चेन्नई यानी मद्रास। हो गया क्लियर। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जो बंगाल है इसमें नगरीय शासन प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, 1842 में। किस अधिनियम के तहत, बंगाल अधिनियम के तहत। और 1882 में उस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन ने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार किया था। जो नगरपालिका है या नगर परिषद है, इसका संबंध छोटे नगरीय क्षेत्रों से है। बड़े नगरों के लिए क्या है, नगर निगम, यानी जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहां पर होगी नगरपालिका, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पर होगी नगर निगम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो महिला है इनके लिए आरक्षण उस समय तो था 33%, लेकिन आज के टाइम कितना है, 50%। ये पूछ सकता है कि पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो कितने प्रतिशत है, 50%। ये आप ध्यान में रखना। और ये बात मैं बता चुका हूँ। जो नगरीय संस्थाएं हैं ये चुनी जाती हैं 5 साल के लिए। कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इनका चुनाव कराया जाता है। जैसे कोई सरपंच हो गया, उसके हैं 2 बच्चे, अगर उसके तीसरा बच्चा हो गया तो वो ऑटोमेटिक सरपंच पद के लिए अयोग्य हो जाएगा, यानी उससे सरपंच का पद छीन लिया जाएगा। और ये नियम लागू हुआ था 21 नवंबर 1995 को। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर विधानसभा का चुनाव की बात करें तो उसमें है 25 वर्ष। वोट डालने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष। और मैंने बताया था 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो वो 18 विषय कौन कौन से हैं, सबसे पहले है नगरीय योजना, उसके बाद है भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, समाज के दुर्लभ वर्गों के जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति आते हैं उनके हितों की रक्षा, गंदी बस्ती का सुधार, नगरीय निर्धनता का उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, शवगाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह।
काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण आता है, सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप जैसी जन सुविधाएं भी हैं, वधशालाओं और चरम शोधशालाओं का विनियम। तो ये 18 विषय हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की। भारत में 3 स्तरीय पंचायत है, ये मैंने बता दी। जो पंचायत है इसकी सबसे बड़ी इकाई है जिला परिषद, सबसे छोटी है ग्राम पंचायत, और मध्यम कौन सी है, पंचायत समिति। जो हरियाणा में पंचायती राज है इसमें महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50%। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, सरपंच, पंचायत समिति का प्रमुख चेयरमैन, जिला परिषद का प्रमुख अध्यक्ष। हरियाणा में सबसे युवा सरपंच कौन बनी थी, रेखा रानी, जो फतेहाबाद से हैं। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, 6311, जबकि इससे पहले कितनी थी, 6205। 106 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। हरियाणा में कुल पंचायत समिति है 126, जिला परिषद है 22। हरियाणा में सबसे अधिक गांव किस में है, यमुनानगर में। सबसे कम गांव है फरीदाबाद में। जो पंचायती राज है इसका स्वर्णकाल कहते हैं 1880 से 1884 तक। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु चाहिए 21 वर्ष, वोट डालने के लिए चाहिए 18 वर्ष। हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, 11। 11वां कौन सा है, मानेसर, जो कि पड़ता है गुरुग्राम में। हरियाणा में ई संवाद पंचायत कब लागू हुई, 26 अप्रैल 2015 को। बात करें सैलरी की, जो पंच हैं या फिर मेंबर हैं इनकी सैलरी है 1000 प्रति महीना, और सरपंच की सैलरी है 3000। नगर पालिका के अध्यक्ष की सैलरी 6500 रुपये। पंचायत समिति के चेयरमैन की सैलरी 7500 यानी 7500 रुपये। जिला परिषद के अध्यक्ष की सैलरी 10,000 रुपये। देश में सबसे युवा मेयर कौन है, आर्य राजेंद्रन। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है, रेशमा मरियम। राजीव गांधी पंचायती राज एवं समुदाय केंद्र कहाँ पे है, करनाल के नीलो खेड़ी में। पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, महात्मा गांधी और राजीव गांधी। और कौन समर्थक नहीं थे, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, C राजगोपालचारी ने। 73वें संविधान संशोधन की अभी पालना करने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। देश की पहली शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में। वर्तमान में पंचायत विभाग के विधान सचिव कौन है, सुधीर राजपाल। और मैंने बताया था जो हरियाणा पंचायती राज है इसमें 280 धाराएं हैं और पंचायती राज में 22 अध्याय हैं। वो 22 अध्याय कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले है परिभाषा, अध्याय 2 में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके बाद है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का गठन। चौथे अध्याय में ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियाँ। अध्याय 5 में बता रखी हैं ग्राम पंचायत के वृत्त और काराधार। उसके बाद ग्राम पंचायतों का नियंत्रण, पंचायत समिति की कार्यप्रणाली, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद पंचायत समिति के कार्य और शक्तियाँ, पंचायत समिति के वृत्त व काराधार। अध्याय 12 में है पंचायत समिति का निरीक्षण। अध्याय 13 में जिला परिषद। अध्याय 14 में जिला परिषद के कार्य। और अध्याय 15 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारी। उसके बाद आता है जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य। फिर है जिला परिषद की संपत्ति, वृत्त व कर। अध्याय 18 में है जिला परिषद का निरीक्षण। अध्याय 19 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और परिषदों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित। अध्याय 20 में चुनाव संबंधी नियम है। अध्याय 21 में अन्य नियम। और अध्याय 22 में ग्रामीण विकास। और पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है, खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद के पदेन सदस्य कौन होते हैं, सांसद और विधायक। गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है और ब्लॉक में किया जाता है पंचायत समिति का। जिला लेवल पे होता है जिला परिषद का निर्माण। और पंचायती राज के आय का साधन क्या है, अनुदान। भारत में पहला नगर निगम कौन सा था, चेन्नई। और हरियाणा का कौन सा है, फरीदाबाद। हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं। देखो हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं हैं। अब सभी तो करा नहीं सकते, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा देते हैं। जो ग्राम पंचायत हैं इनका वर्णन है धारा 7 से 54 तक। अध्याय की बात करें तो 3 से 5 तक है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति की धाराओं की बात करें
तो इनका वर्णन है धारा 55 से 116 तक। बात करें अध्याय की तो 7 से लेकर 12 तक है पंचायत समिति। जिला परिषद की धाराओं की बात करें 117 से है 160। और बात करें अध्याय की तो ये है 13 से 18 तक। जो धारा 1 है इसमें बताया गया है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के बारे में। धारा 2 में है परिभाषा, किसकी? ग्राम सभा की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की। जो ग्राम पंचायत है इसको भंग करने की बात धारा 52 में की गई है। जो पंचायत के फंड हैं इसकी बात धारा 98 में की गई है। और पंचायत समिति को भंग करने की बात की गई है धारा 110 में। जिला परिषद भंग करने की बात की गई है धारा 158 में। ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यकाल की बात की गई है धारा 10 में। पंचायत समिति के चेयरमैन के कार्यकाल की बात की गई है धारा 62 में। जिला परिषद के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के कार्यकाल की बात की गई है धारा 123 में। ग्राम पंचायत में आरक्षित सीट की बात की गई है धारा 9 में। और पंचायत समिति में आरक्षित सीट की बात की गई है धारा 59 में। और जिला परिषद में आरक्षित सीट की बात की गई है धारा 120 में। जिला परिषद की कमेटी की बात की गई है धारा 139 में। ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है धारा 7 में। ग्राम पंचायत की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होंगी? ये होंगी 3। पंचायत समिति की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होंगी? ये होंगी 6। जिला परिषद की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो ये भी है 6। ग्राम पंचायत के बजट की बात किस धारा में की गई है? 43। पंचायत समिति के बजट की बात की गई है धारा 102 में। और जिला परिषद के बजट की बात की गई है धारा 152 में। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम तो 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। ग्राम पंचायत के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात कौन सी धारा में की गई है? 47। पंचायत समिति के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात की गई है धारा 108 में। जिला परिषद के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात की गई है धारा 159 में। ग्राम पंचायत के नियंत्रण से संबंधित बात कौन सी धारा में की गई है? धारा 46 से 54 तक। पंचायत समिति के नियंत्रण से संबंधित बात कौन सी धारा में की गई है? 106 से 16। जिला परिषद के नियंत्रण से संबंधित बात कौन सी धारा में की गई है? 155 से 160। ग्राम पंचायत में मेंबर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का जिक्र किस धारा में किया गया है? धारा 10 में। पंचायत समिति में मेंबर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का अधिकार किस धारा में हुआ है? यह है 62A में। जिला परिषद में मेंबर को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का जिक्र किस धारा में है? धारा 123A में। ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य किस धारा में बताए गए हैं? धारा 21 में। पंचायत समिति के कार्य और कर्तव्य कौन सी धारा में बताए गए हैं? 75 में। जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य बताए गए हैं धारा 137 में। पंचायत समिति के गठन की बात धारा 56 में की गई है। ग्राम पंचायत के गठन की बात धारा 7 में की गई है। जिला परिषद के गठन की बात 117 में की गई है। ग्राम पंचायत की पहली बैठक की बात धारा 11 में की गई है। जिला परिषद की पहली बैठक की बात धारा 121 में की गई है। और जो अनुच्छेद 243 है ये 2 भागों में बांट रखा है, एक में है ग्राम पंचायत और एक में है नगर पालिका। जो अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक है ये है ग्राम पंचायत। और जो अनुच्छेद 243P है इससे लेकर अनुच्छेद 243ZG तक क्या है? नगर पालिका। और ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। जो अनुच्छेद 243 है इसमें 243A से लेकर 243O तक क्या है? ग्राम पंचायत। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बता रखा है। जो अनुच्छेद 243 है इसमें बता रखी है ग्राम पंचायत की परिभाषा। 243A में ग्राम सभा, B में ग्राम पंचायत का गठन, C में ग्राम पंचायत की संरचना, फिर सीटों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि, और F में है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। G में पंचायत के अधिकार, शक्ति और दायित्व। H में पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने की शक्तियां। और 243I में वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए वित्त आयोग का गठन। और इस आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। और जो J है ये पंचायत के ऑडिट ऑफ अकाउंट से संबंधित है। 243K में पंचायत के चुनाव, L में संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना, उसके बाद 243N में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, और 243O में चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। और उसके बाद 243P से
243 ZG तक क्या है, नगर पालिका। सेम है इसमें भी, पहले परिभाषा है, फिर नगर पालिका का गठन है, नगर पालिका की संरचना है, वार्ड समितियों का गठन है, सीटों का आरक्षण, नगर पालिका की अवधि, ये आप देख सकते हैं सारा। ठीक है, इसे पढ़ लेना एक बारी, क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम विकास और शहरी विकास के लिए 2 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है HRDA और दूसरे का नाम है हुड्डा, जिसको आज के टाइम पे कहते हैं HSVP। जो HRDA है इसको कहते हैं हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो HUDA यानी हुड्डा इसको कहते हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आज के टाइम में क्या कहते हैं HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। 1 जून 2017 से पहले इसका नाम था हुड्डा, लेकिन 1 जून 2017 को हुड्डा का नाम बदलकर HSVP कर दिया। इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, जो कि हैं मनोहर लाल खट्टर, और इसके उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन होते हैं मुख्य सचिव। तो इसमें कौन है, विजय वर्धन। कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है, जिन गाँव में जनसंख्या 10,000 से अधिक है उनका विकास ना शहरी तर्ज पर किया जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे 116 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। वैसे इसका उद्देश्य क्या है, गांव की आबादी को शहरों में जाने से रोकना। उसके बाद है ग्राम सचिवालय। इसमें क्या है, गांव में सचिवालय बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है, सरपंच के लिए अलग कमरा, पंचों के लिए अलग कमरा, ग्राम सचिव के लिए अलग कमरा। जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी या फिर ग्राम सभा होगी उसके लिए एक अलग से हॉल बना रखा है। जो पुरुष है या फिर महिला हैं उनके लिए अलग अलग टॉयलेट हैं यानी शौचालय। उसके बाद है नरेगा, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में आया था, लेकिन सबसे पहले लागू हुआ 1 फरवरी 2006 में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर रख दिया मनरेगा, यानी आगे क्या लगा दिया, महात्मा गांधी। बाकी सेम रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या दी जाती है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, यानी 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। नरेगा और मनरेगा की फुल फॉर्म मैंने बता दी है आपको। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में नरेगा कब आई, तो ये आई 2008 में। 2011 में जनगणना की कौन सी योजना थी, 15वीं। और 2021 में कौन सी है, 16वीं। और 1872 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना की शुरुआत की थी। किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने 1872 में। लेकिन नियमित रूप से लागू कब हो गई थी ये, 1881 में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम जनसंख्या दर कब घटी थी, ये घटी थी 1921 में। और सबसे ज्यादा बढ़ी कब थी, ये बढ़ी थी 1961 से 71 तक। कितने प्रतिशत, 24.5%। अगर आप सरपंच को हटाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कितने प्रतिशत मत डालना पड़ेगा, 67%, यानी 2/3। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, गांव में है 3000 लोग। अगर 3000 में से 2000 लोग वोट डालते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं, किसको, सरपंच को, तो सरपंच को हटा दिया जाएगा। और इस फैसले को क्या कहते हैं, राइट टू रिकॉल। और मैंने बता दिया था पंचायती चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है, 50%। और BCA को 8% है। और इसके लिए हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन किया गया 2020 में। और इसको किसने पेश किया, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने। और हाँ, जो राइट टू रिकॉल है ये कब लागू होगा, जैसे आज सरपंच चुना गया तो इसके 1 साल बाद आप राइट टू रिकॉल लगा सकते हैं, जिसमें आपको 67% सरपंच के खिलाफ वोट देने होंगे। अगर 67% लोगों ने वोट नहीं दिए तो आप अगले 1 साल तक उस पर राइट टू रिकॉल नहीं लगा सकते। यानी 1 साल में सिर्फ 1 बार लगाया जा सकता है राइट टू रिकॉल। सबसे पहले बात करते हैं पटवारी की। जो पटवारी है ना, इसको लेखपाल भी कहते हैं, कारनाम अधिकारी भी कहते हैं, इसके अलावा सान बोगरू भी कहते हैं। यानी ये सभी नाम किसके हैं, पटवारी की। एग्जाम में पूछ सकता है कि पटवारी का अन्य नाम क्या है, तो इनमें से किसी एक को दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, पटवारी के काम क्या होते हैं ये भी बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर जमीन की पैमाइश, ये काम कौन करता है, पटवारी। आपने देखा होगा जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या फिर आय प्रमाण पत्र, क्या करते हैं आप, सबसे पहले सरपंच के साइन या फिर नंबरदार की, उसके बाद किसके होते हैं, पटवारी की, फिर करता है तहसीलदार। और इसके अलावा जो पटवारी है वो कहाँ पे बैठता है, ये बैठता है तहसील में।
और पटवारी को एक खास इलाका दिया जाता है। जैसे इस पटवारी को ये गांव दे दिया या फिर इकट्ठे 2 गांव दे दिए, ऐसे इलाका दिया जाता है पटवारी को। और उस इलाके का सारा कामकाज कौन देखता है? पटवारी। यानी जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी तो वो कौन देखेगा? पटवारी। इसके अलावा जो फसल बीमा है, इसके निपटारे से संबंधित सभी कार्य कौन करेगा? पटवारी। और गांव का पूरा रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारी के पास। किसने जमीन खरीदी, किसने बेची, ये सभी जानकारी किसके पास होती है? पटवारी के पास। और इसके अलावा पटवारी काम करता है राजस्व अभिलेखों को अपडेट करने का। यानी पटवारी क्या है? राजस्व विभाग का अधिकारी। और इसके अलावा पटवारी काम करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खेतों का हस्तांतरण। यानी पहले ये दादा के नाम थे, उसके बाद अगर बेटे के नाम करवाने हैं तो ये सभी काम कौन करेगा? पटवारी। और एक काम होता है इसका, जैसे कोई तहसीलदार किसी संपत्ति को पहले मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर करता है ना, तो उस जमीन पर होने वाली जो सरकारी प्रक्रिया है उसके बारे में सूचना देता है जमीन के मालिक को। कौन? पटवारी। और ये सूचना ना कुछ दिन पहले ही दे दी जाती है। और इसके अलावा पटवारी के काम है जमाबंदी पर रिपोर्ट देता है। और ये रिपोर्ट कई प्रकार की हो सकती है, जैसे भूमि ऋण यानी प्रॉपर्टी पे लोन लेना, या फिर कोर्ट का स्टे हो गया, या फिर लाल डोरे की भूमि। ये सभी कार्य कौन करेगा? पटवारी। जो नक्शे का डिजाइन है ये भी कौन तैयार करता है? पटवारी। और जो पटवारी है दैनिक कार्यों की जानकारी किसको देता है? यानी रोज जो कार्य होते हैं उसकी जानकारी किसको देगा? कानूनगो और तहसीलदार को। यानी ये पद पटवारी से ऊपर आते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन आगे। अब बात कर लेते हैं पटवारी प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। देखो, सबसे पहले हुई थी ये शेरशाह सूरी के शासन काल में, और उसके बाद इस प्रणाली को बढ़ावा दिया था अकबर ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने। कहने का मतलब ये है, जो पटवारी की प्रणाली है ये शेरशाह सूरी के शासन काल से चली आ रही है, बस इसमें कुछ चेंज होते गए हैं। जैसे 1918 में क्या किया, सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त कर दिया, और जो लेखपाल है इसी को पटवारी कहते हैं। यानी पटवारी का दूसरा नाम क्या है? लेखपाल। क्वेश्चन आ जाएगा कि लेखपाल कब नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या आएगा? 1918। यानी लेखपाल नाम दिया गया था 1918 में। देखो, पटवारी कहाँ कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर भारत में, और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसमें पटवारी बोला जाता है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में 1918 में क्या बोला जाता था? कुलकर्णी, और जिसको बाद में कहने लगे तलाटी। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पटवारी को कहते हैं कर्णम या फिर अधिकारी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि तमिलनाडु में पटवारी को किस नाम से जानते हैं, तो क्या होगा? कर्णम। जो गांव में गरीब किसान हैं इनके लिए पटवारी ही क्या होता है? बड़ा साहब। और पंजाब में पटवारी को कहते हैं पिंड दी माँ, यानी गांव की माँ। और राजस्थान में पटवारियों को कहा जाता है हाकिम साहब। और बात करें उत्तर प्रदेश में, जो पटवारी का पद है इसको कहा जाता है लेखपाल। क्या? लेखपाल। जो उत्तराखंड है इसमें राजस्व पुलिस को कहा जाता है पटवारी। लेकिन आज के समय जो भारत सरकार है इसने 2005 में क्या किया था? एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था जिसका नाम था पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे क्या हुआ, जो भी जमीन का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में सेव किया जाने लगा। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसानों का प्रथम प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है, तो ये कौन होता है? पटवारी। वो क्या करता है? जो किसानों की समस्या है वो सरकार को बताता है, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो पटवारी है ये कौन से विभाग का अधिकारी होता है, तो ये कौन से का होता है? राजस्व विभाग का। और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं ऊपर से नीचे। यानी सबसे बड़ा पद किसका होता है? मुख्य राजस्व अधिकारी यानी मुख्य सचिव का। उसके बाद आयुक्त यानी कमिश्नर का, फिर उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर का, उसके बाद जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, फिर आता है अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद तहसीलदार आता है, फिर नायब तहसीलदार, और उसके बाद कानूनगो, और फिर आता है पटवारी जिसको लेखपाल भी कहते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो उपायुक्त है जिसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, ये क्या है? किसी जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, और तहसील का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। उसके बाद बात करते हैं शब्दावली ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमाबंदी पे। जो जमाबंदी है इसको फर्द भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी कहते हैं।
अगर दूसरी भाषा में बात करें, जमाबंदी एक बुक होती है जिसमें क्या बताया होता है, भूमि की मालिकियत और फसल बोने के अधिकारों के बारे में। यानी जो जमीन का मालिक है उसके बारे में पूरी डिटेल में बता रखा होता है कि भूमि का मालिक कौन है, उसने कोई लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। ये सब कुछ जमाबंदी में दिखाया होता है। और जो ये जमाबंदी है ये पटवारी हर 5 साल बाद तैयार करता है और इसकी 2 कॉपियां बनाई जाती हैं। एक तो पटवारी अपने पास रखता है और दूसरी रिकॉर्ड रूम में भेज देता है। और इस जमाबंदी पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ये होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के। और आज के टाइम में जमाबंदी ऑनलाइन हो गई है, यानी इसे ऑनलाइन ही बनाया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इसमें कुल कॉलम कितने होते हैं? 12। उसके बाद बात करते हैं खतौनी नंबर। इससे क्या पता लगता है कि खेती करने वाला कौन है, यानी उस व्यक्ति को एक नंबर दे दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं? खतौनी नंबर। दूसरी भाषा में बात करें, इसमें होता है काश्तकार का वर्णन। काश्तकार क्या होता है? उस भूमि पर खेती करने वाला। वो मालिक भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, यानी जिसने ठेके पे ले रखी हो जमीन। उसके बारे में पता लगता है खतौनी नंबर से। और मैंने अभी भी बताया काश्तकार कौन होता है? भूमि को जोतने वाला या फिर भूमि को बोने वाला। खसरा गिरदावरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड कल्टीवेशन, यानी खेती के फसलवार निरीक्षण को कहते हैं खसरा गिरदावरी। और ये गिरदावरी कौन करता है? पटवारी। और वो भी हर 6 महीने में। अक्टूबर के महीने में तो करता है खरीफ फसल की और मार्च के महीने में करता है रवि फसल की। एक लाल किताब होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं विलेज नोटबुक। इसमें जो गांव की भूमि है इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। क्वेश्चन आ जाएगा, गांव की भूमि की जानकारी कौन सी बुक में होती है? तो आंसर आएगा लाल किताब, इंग्लिश में दे देगा विलेज नोटबुक। यानी इस बुक में पूरी जानकारी बताई होती है कि गांव में कितनी जमीन है, किसके नाम है, कितनी जमीन बोने लायक है और कितनी बंजर है। सब कुछ इस लाल किताब में बताया होता है। उसके बाद है लाल डोरा। लाल डोरा के अंतर्गत जितनी भी भूमि होती है उस पर क्या होता है? लोग बस सकते हैं, यानी अपना जीवन जी सकते हैं, बिना किसी अनुमति से घर बना सकता है। और एक होता है हदबस्त। ये क्या होता है? तहसील के अंदर होता है गांव का सिलसिलेवार नंबर, यानी गांव का एक नंबर होता है जो तहसील के अंदर दर्ज होता है, उसी को कहते हैं हदबस्त। गिरदावर या कानूनगो, इसका क्या काम होता है? ये पटवारी के काम को देखता है, यानी जो भी पटवारी काम करता है उसको देखता है कानूनगो, यानी निरीक्षण करता है कानूनगो। उसके बाद है रकबा, यानी खेत के क्षेत्रफल को रकबा कहा जाता है। खसरा गिरदावरी, ये क्या होता है? खातेवार मालिकियत बोने और लगान का रजिस्टर। जो खरीफ की फसल है इसे सावणी फसल कहते हैं, जो रवि की फसल है इसको आषाढ़ी फसल कहते हैं। उसके बाद है इकरारनामा। ये क्या होता है? जब किसी भूमि पे विवाद होता है तो वो दोनों लोग आपसी समझ से किसी एक फैसले पर आ जाएं तो उसे कहते हैं इकरारनामा। मुजारा किसे कहते हैं? ये एक किस्म का लगान होता है जो भूमि जोतने वाला देता है, किसको? अपने मालिक को। और गिरदावरी क्या होती है? ये मैंने बताया था, खेतों का फसलवार निरीक्षण करना। पड़त पटवार, ये रिकॉर्ड्स की एक कॉपी होती है जिसे पटवारी अपने पास रखता है। दफ्तर कानूनगो, ये तहसील कार्यालय का कानूनगो होता है। चाही नहरी, नहर या कुएं द्वारा सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? चाही नहरी। सजरा, ये किसे कहते हैं? खेतों की सीमाओं को दिखाने का नक्शा क्या कहलाता है? सजरा। जरीब, भूमि को मापने के लिए पहले जरीब का उपयोग किया जाता था और ये क्या होती थी? लोहे की जंजीर होती थी जो कि कम से कम 10 करम लंबी होती थी। सजरा किस्तवार, ट्रेसिंग पेपर या फिर ट्रेसिंग क्लॉथ पर बना हुआ एक नक्शा होता था जिसको कहते थे सजरा किस्तवार। सजरा पार्चा, कपड़े का बना होता था ये खेतों का नक्शा। अक्स सजरा, ये क्या होता था? सजरे की नकल यानी फोटोकॉपी। इंतकाल, ये मैंने बताया था, मालिकियत की तब्दीली का आदेश, यानी जमीन का मालिक कोई और हो जाना या फिर मालिकाना हक बदलना। जैसे ए जमीन का मालिक था, ये बेच देता है बी को, तो ए रजिस्ट्री किसके नाम कराएगा? बी के, और साथ ही साथ इंतकाल भी उतरवा देगा बी के नाम। फील्ड बुक, खेतों के क्षेत्रफल की विवरण बुक क्या कहलाती है? फील्ड बुक। इसमें क्या होता है? खेत कितने हैं, जमीन कितनी है, उस सभी का ब्यौरा लिखा होता है। पैमाइश, ये क्या होती है? जिससे खेत मापा जाता है उसे कहते हैं पैमाइश। रेनफॉल रजिस्टर, यानी तहसील में कब वर्षा हुई, कब ओले पड़े, ये सब लिखा होता है रेनफॉल रजिस्टर में। उसके बाद है करंट प्राइस रजिस्टर, इसमें फसलों के मूल्य के बारे में बताया होता है। सजर नसब,
इसमें क्या होता है, भूमिदारों की वंशावली बताई होती है, यानी जमीन पहले किसके नाम थी, अब किसके नाम है, ये सब लिखा होता है इसके अंदर। किसके अंदर? सजर नसब के अंदर। रोजना मचा वक्ती, इसमें हर रोज की घटनाएं लिखी होती हैं। मुस्तलील, इसका मतलब क्या होता है, 25 एकड़ का समूह, यानी 25 किल्लों का समूह, जिसमें कनाल होती हैं 200, एक किले में होती हैं 8। मुरब्बा, 25 किलो का समूह। एक योजना आई थी लाल डोरा मुक्त योजना, इसका क्या नाम था, स्वामित्व योजना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और लाल डोरे की शुरुआत कब हुई थी, 1908 में। किसने की थी, अंग्रेजों ने। देखो लाल डोरे का अर्थ क्या होता है, अगर जमीन लाल डोरे के अंदर आती है तो उस जमीन पर नक्शा पास करवाने की कोई जरूरत नहीं होती, उस जमीन पर मकान या फिर घर बनाया जा सकता है बिना किसी की अनुमति के। और हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने लाल डोरा मुक्त करने की बात कही है। और 25 दिसंबर 2019 को इसके लिए एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम था स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना के अंदर एक दस्तावेज दिया जाता है जिसका नाम होता है टाइटल डीड। ये क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जो मालिकाना हक को बताता है कि ये जमीन इसकी है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और जो स्वामित्व योजना है इसको लागू कब किया गया था, देखो घोषणा तो की गई थी 25 दिसंबर 2019 को, लेकिन लागू किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। और इसी दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और जो गांव की मैपिंग है ये कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे पटवारी की भाषा में गांव को कहते हैं मोजा, पूर्व को सर्क, पश्चिम को गर्व, उत्तर को सुमार और दक्षिण को जनूब। नगद लगान को चकोता, पिता को वालिद और माता को वालदा। पिता का नाम इसे कहते हैं वल्दियत, बहन को हमशीरा, प्रारूप को खाका, खेत की सीमा को मेड, आपसी फैसले को इकरारनामा और लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट का बांस इसे कहते हैं झंडी। गांव के मालिक का समूह इसे कहा जाता है पति तरफ ठोला। तहसील कार्यालय का कानून गो इसे कहते हैं दफ्तर कानून गो। जिला कार्यालय का कानून गो सदर कानून गो। वर्षा पर निर्भर फसल बरानी फसल। नहर और कुओं के अलावा सिंचित भूमि आबी। 4 फसलों तक खाली भूमि बंजर जदीद। 8 फसलों तक खाली भूमि बंजर कदीम। पैदावार का भाग बटाई। पैदावार का 1/2 भाग निस्फी। पैदावार का 1/4 भाग चहाराम। पैदावार का 3/4 भाग 3 चहाराम। भूमि को बेचने वाला बाया। भूमि को खरीदने वाला मुस्तरी। जमीन को बेच देना बे। फसल ऋण तकावी। राइट ऑफ डिमांड दस्तक। गांव के साथ लगने वाली भूमि गोरा दे भूमि। खेतों को नदी नालों से पानी देने का साधन झल्लार। तो ये सब कुछ नाम थे जिसको पटवारी की भाषा में क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं भारत में भूमि मापने के पैमानों के बारे में कि किस किस से भूमि मापी जाती है। पहले हमने पटवारी के बारे में बात की, अब कर लेते बात भारत में खेत मापन के इतिहास के बारे में। जो खेत को मापने के बारे में बात है तो कहा जाता है इसकी शुरुआत हुई थी अकबर के शासन काल में, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी, क्योंकि जो अकबर है इसके शासन काल के दौरान 1587 ईस्वी में सिकंदरी गज को हटाकर इलाही गज की शुरुआत कर दी थी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इलाही गज की शुरुआत किसने की, तो ये की अकबर ने। और जो सिकंदरी गज है इसको मापने के लिए सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। और जिस सन की रस्सी है आपने देखा होगा घरों में खाट भरते हैं हम, एक ना मिट्टी के कलर की रस्सी होती है, उसी को क्या कहते हैं, सन की रस्सी। लेकिन अकबर के द्वारा इस सिकंदरी गज को समाप्त कर दिया गया और क्या शुरू किया, इलाही गज। जो इलाही गज है ये होता है 41 उंगलियों का, यानी 33 इंच के बराबर। और आगे चलकर जो इलाही गज है इसके बाद आया तनव, उसके बाद जरीब। जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था तो उस समय तक कौन से मापन का प्रयोग किया जाता था, बीगाए इलाही। क्या, बीगाए इलाही। लेकिन आज के समय जो भी मापन की इकाई है वो किस पर आधारित है, एसआई पद्धति पर। इसी तरह कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जरीब। जो ये जरीब है
इसकी शुरुआत हुई थी 1620 में। कहाँ पे की गई थी? इंग्लैंड में। किसने की? एडमंड गुटर ने। जबकि इसकी खोज किसने की थी? राजा टोडरमल ने 1570 में। जो जरीब है ये क्या होता है? ये लोहे की कड़ियों से बनाई जाती है जिससे खेतों को और जमीनों को मापा जाता था। वैसे इससे पहले सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जरीब का प्रयोग किसके शासन काल में शुरू किया गया? तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के शासन काल में। जैसे ना हमारी भूमि या तो हेक्टेयर में बताई जाती है या फिर एकड़ में। जैसे हरियाणा हो गया, इसमें बताई जाती है इतने किले हैं हमारे पास। जमीन को बता देते हैं गज में, भाई इतने गज की जमीन है, या फिर मरले बता देते हैं। तो इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने किले में कितने मरले होते हैं या फिर कितने गज जमीन होती है। जैसे 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, जिसमें 100 मीटर की लंबाई 100 मीटर की चौड़ाई होती है। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। एकड़ को किले भी कहते हैं, यानी मान के चलो करीब 2.5 किले होते हैं 1 हेक्टेयर में। और 1 एकड़ यानी 1 किले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4046.85 वर्ग मीटर। और एकड़ से छोटी इकाई को फर्द कहते हैं या फिर कनाल। और 1 किले में होती हैं 8 कनाल। और 1 कनाल का क्षेत्रफल होता है 505.85 वर्ग मीटर। और 1 कनाल में मरले होते हैं 20। देखो 1 कनाल में हो गए 20 मरले, ठीक है। और 1 किले में होती हैं 8 कनाल। तो 8 कनाल में कितने मरले होंगे? 20 की 8 से गुणा कर दो, कितने? 160 मरले, है ना सिंपल। अब 1 मरले का क्षेत्रफल कितना होता है? 25.29 वर्ग मीटर। तो 20 मरले का कितना होगा? 505.85 वर्ग मीटर। 1 मरले में सरसाई कितनी होती है? 9। और 1 सरसाई का क्षेत्रफल होता है 2.81 वर्ग मीटर। और 9 सरसाई का कितना होगा? 25.29 वर्ग मीटर। अब बात कर लेते हैं बीघे की। तो 1 किले में कितने बीघे होते हैं? 5। और 1 किले में कितने फुट होते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होते हैं 43,560 वर्ग फीट। पूर्व से पश्चिम तक होता है 220 फुट का। उत्तर से दक्षिण होता है 198 फीट का। तो कुल मिला के 1 किले में कितने फीट हो गए? 43,560 वर्ग फीट। और 1 वर्ग फीट कितना होता है? 0.0929 वर्ग मीटर। तो 1 किले का क्षेत्रफल क्या जाएगा? 4046.85 वर्ग मीटर। और 1 क्रम में कितने फुट होते हैं? 5.5 फुट या फिर 66 इंच कह सकते हैं, क्योंकि 1 फुट में होता है 12 इंच। तो 5.5 में कितना हुआ? 12 5 60 और 6 66। जो 1 किला होता है उसमें पूर्व से लेकर पश्चिम तक 40 क्रम होते हैं और उत्तर से दक्षिण तक 36 क्रम होते हैं। तो इसी तरह 1 क्रम में कितना फीट आ जाएगा? 5.5। और 1 क्रम का क्षेत्रफल कितना होता है? 30.25 वर्ग मीटर। और 1 यार्ड, यार्ड को क्या कहते हैं? गज। तो 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। और 1 मुरबा कितने किले के बराबर होता है? 25 किलो की। यानी 1 मरबे में होते 25 किले और 200 होते कनाल। ये तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि 1 किले में 8 कनाल, तो 25 में कितने? 25 8 200। और 1 गज को कहते हैं 1 यार्ड। और 1 गज में होते हैं 0.91 मीटर यानी 36 इंच। और 1 हाथ में होता है आधा गज यानी 18 इंच। और 1 गट्ठे में होता है 5.5 हाथ यानी 3.25 गज। 1 जरी में होते हैं 55 गज। 1 उनवांसी में होता है 24.5025 स्क्वायर इंच यानी वर्ग इंच। 1 कचवांसी में होते हैं 20 उनवांसी। और 1 बीसवासी में होते हैं 20 कचवांसी। आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे होंगे, अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। 1 वर्ग गट्ठे में कितने यार्ड यानी कितने गज होते हैं? 7.5625 गज। और 1 बिस्सा इसमें होते हैं 20 बिस्वांसी। और 1 कच्चा बीघा इसमें होते हैं 6 बिस्से। और 1 पक्का बीघा ये किसके बराबर होता है? 1 वर्ग जरीब के। या फिर 3 कच्चे बीघों के बराबर, या फिर 20 बीसवें 3025 वर्ग गज के बराबर, या फिर 27,225 वर्ग फीट के बराबर। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और 1 एकड़ में कितने गज जगह होती हैं? 4840 वर्ग गज। यानी 1 किले में
4,840 गज जगह होती है। फिट की बात करें तो ये हो जाएगी 43,560 फिट। हेक्टेयर की बात करें 0.4047 हेक्टेयर हो जाएगी एक किले में। बीघे की बात करें तो हो जाएंगे 1.6 बीघा, 8 हो जाएंगी कनाल और 160 हो जाएंगे मरले एक किले में। और एक हेक्टेयर में आप देख सकते हैं ये चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं लंबाई की भारतीय मापें। जैसे 4 अंगुल क्या होता है, 1 गिरह, और 16 गिरह 1 गज होता है, 3 गिरह 1 गट्ठा होता है, और 20 गट्ठे में होते हैं 2 जरीब, और 29 जरीब में होता है 1 मील, और 3 हाथ में 1 करम होता है, और 10 करम में होता है 1 जरीब। और भी मैंने यहाँ पे दे दिए कुछ, आप इन्हें भी देख लेना एक बार, ठीक है। वैसे मैंने ये ऊपर करवा भी दिए थे। जैसे 20 बिस्वा में होता है 1 बीघा, तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पटवारी के बारे में। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना। जो कैनाल पटवारी है इसको नहरी पटवारी भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि कैनाल पटवारी का अन्य नाम क्या है, तो क्या आएगा, नहरी पटवारी। और जो कैनाल पटवारी होता है यानी नहरी पटवारी, इसका संबंध किससे होता है, सिंचाई से। तो इसीलिए हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकूला में। और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है, ये है देवेंद्र सिंह। कौन, देवेंद्र सिंह। ये तो बात होगी अतिरिक्त मुख्य सचिव की। अगर पूछ ले कि मंत्री कौन है तो आएगा मनोहर लाल खट्टर, यानी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मंत्रालय किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। हो गया क्लियर। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर। जो ये नहर है इसको पहले पुरानी मुगल नहर भी कहते थे, और इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ताजेवाला बैराज। और आज के टाइम ये टूट चुका है, तो इसीलिए बनाया गया है हथनी कुंड बैराज। इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो आगे। जैसे आपको पता भी होगा नहरों में क्या होता है, गाद जम जाती है। उसी समस्या को निपटने के लिए क्या बनाया गया था, ताजेवाला बैराज। और यहीं से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। कहाँ से, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसको किसने बनाया था, बंगाल इंजीनियर ग्रुप ने। देखो निर्माण तो किया था बंगाल इंजीनियर ग्रुप ने, लेकिन इस ग्रुप का कैप्टन कौन था, GR बलेन। ये भी पूछ सकते हैं। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये सबसे पुरानी नहर है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। वैसे इसका निर्माण हुआ था 1355 ईस्वी में। जो हरियाणा की साइट है उस पर दे रखा है 1351, तो एग्जाम में इनमें से एक ही मिलेगा, ठीक है। पूछ लेगा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ, तो आंसर आएगा 1355। अगर ऑप्शन में 1351 हो तो आप 51 के आंसर लगा दोगे, क्योंकि अगर गलत भी होता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि आपने खुद साइट पे डाल रखा है 1351, ठीक है फ्रेंड। और इसका निर्माण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो निर्माण तो करवा दिया फिरोज शाह तुगलक ने, दोबारा निर्माण किसने करवाया इसका, 1568 ईस्वी में करवाया अकबर ने। और फिर 1623 ईस्वी में शाहजहां ने इस नहर का पुनः निर्माण भी करवाया और विस्तार भी करवाया। पुनः निर्माण मतलब दोबारा से निर्माण करवाया, ठीक है। तो बात आ गई समझ में। अगर पूछे निर्माण किसने करवाया तो फिरोज शाह तुगलक ने। पूर्ण निर्माण किसने करवाया यानी दोबारा निर्माण, तो ये करवाया 1568 में अकबर ने। और इसका विस्तार किसने किया, 1623 में शाहजहां ने। और फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, इसमें गाद जम जाती है, जिसके कारण इस पर पानी बहना बंद हो जाता है। कब की बात है ये, 1750 की। यानी 1750 में इस नहर में पानी बहना बंद हो जाता है। तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इस नहर की दोबारा से सफाई कराते हैं और फिर दोबारा से ये बहनी शुरू हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार कब किया गया, तो कब किया गया, 1817 ईस्वी में।
और इसकी सभी शाखाओं को मिलाकर लंबाई कितनी बनती है इसकी? 3226 किलोमीटर। और ये कौन कौन से जिले में पानी देती है? अंबाला में, करनाल में, सोनीपत में, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में। और इसके अलावा दिल्ली में भी देती है और राजस्थान में भी। तो आपको आ गया समझ में इतना। इसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के तहत हरियाणा में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो आंसर आएगा 4.68 लाख हेक्टेयर। और उसके अलावा उठान सिंचाई प्रणाली के तहत 3.31 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगर पूछ ले हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो ये कितना है? 23.36 लाख हेक्टेयर। जो 23.36 लाख हेक्टेयर है, यह अकेला हरियाणा का नहीं है। इसमें से 0.12 लाख हेक्टेयर दिल्ली की भूमि की सिंचाई की जाती है। अगर इसको घटा दे तो हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 23.24 लाख हेक्टेयर। अगर कुल क्षेत्र पूछे तो 23.36 हो गया। अगर अकेला हरियाणा का पूछे तो आ जाएगा 23.24 लाख हेक्टेयर। और इसके अलावा हरियाणा में कुल कितनी नहरें हैं? तो ये हैं 1521 नहरें, जो फैली हैं 14,125 किलोमीटर तक। और जो भाखड़ा नहर है, इसमें कितनी नहरें हैं? 521। उठान सिंचाई परियोजना में है 528 और पश्चिमी यमुना नहर में है 472 नहरें। तो हो गया क्लियर इतना। उसके बाद है भाखड़ा नहर प्रणाली या फिर भाखड़ा जल सेवा इकाई। तो इसमें मैंने बताया था नहरें कितनी आती हैं? 521। इसमें ना दो नहरें हैं, एक तो है भाखड़ा नहर, दूसरी है नांगल नहर। जो भाखड़ा नहर है ये कौन सा क्षेत्र सिंचित करती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। इन सभी को मिलाकर 5,867 किलोमीटर का क्षेत्र सिंचित करती है। और इसमें 5 परिमंडल हैं। कौन कौन से हैं? सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, कैथल है और अंबाला है। उसके बाद है पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली या फिर पश्चिमी यमुना नहर जल सेवा इकाई। इसमें 472 नहरें हैं और ये कुल मिलाकर 4,104 किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई करती हैं। और जो 472 नहरें हैं, इसमें से 14 नहरें दिल्ली की भूमि पर सिंचाई करती हैं। अगर इसको घटा दे तो हरियाणा में कितनी नहरें बच गई? 458 नहरें। तो पूछ सकता है पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में हरियाणा में कितनी नहरें सिंचाई करती हैं? तो हरियाणा में करती हैं 458। अगर पूछे इस प्रणाली के तहत कितनी करती हैं, तो आएगा 472। अगर पूछ ले दिल्ली में कितनी करती हैं, तो आएगा 14। और जो ये 14 नहरें हैं, ये कितनी लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती हैं? 0.12 लाख। और जो पश्चिमी यमुना नहर है, इसका सिंचित क्षेत्र कौन सा है? रोहतक, भिवानी, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद। और पश्चिमी यमुना नहर के 7 परिमंडल हैं। एक तो होगा भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली और जगाधरी। अगर पूछ ले नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करने वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है सिरसा में। कितनी? 5.12 लाख हेक्टेयर। हिसार में 4.87 लाख हेक्टेयर और जींद में 2.78 लाख हेक्टेयर। फतेहाबाद में 2.67 लाख हेक्टेयर। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला, तो सिरसा आ जाएगा। अगर पूछ ले सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र यानी जिला, तो आंसर आएगा पंचकुला। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। जो यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर। यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है बंदर पूंछ पर्वत, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है यमुनोत्री काठा, वहीं से निकलती है ये यमुना नदी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। ग्लेशियर का नाम पूछे तो यमुनोत्री हो गया, पर्वत का नाम पूछे तो बंदर पूंछ हो गया, राज्य का नाम पूछे तो उत्तराखंड हो गया। और इसके अलावा अगर पूछे हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आंसर आएगा यमुनानगर के कलेसर से। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को निर्धारित करती है, तो आंसर आएगा यमुना नदी। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि हरियाणा में 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है, ये भी है यमुना नदी। हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी। अब हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा में यमुना नदी कौन कौन से जिले में बहती है। तो ये बहती है यमुनानगर से स्टार्ट होती है, यमुनानगर, करनाल, फिर पानीपत और उसके बाद आती है सोनीपत
और फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पलवल, और हरियाणा में ये हसनपुर तक जाती हैं। उसके बाद ये चली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, जिसको आज के टाइम कहते हैं प्रयागराज, वहां पर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? यमुना नदी। और हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? ये है 320 किलोमीटर। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? 6। कौन कौन से? पहले यमुनानगर आता है, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल। इन 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो आ गया आपको समझ में। और एक नहर है गुड़गांव नहर, ये दिल्ली में ओखला बांध से निकलती है। और ये नहर गुड़गांव और फरीदाबाद के 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो एग्जाम में आएगा गुड़गांव नहर कहाँ से निकलती है? ओखला बांध से। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। अनंगपुर बांध ये कहाँ पे है? ये है फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। इसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा? तोमर वंश के राजा अनंगपाल के द्वारा। हथनीकुंड बैराज बांध ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। और यमुनानगर में कहाँ पे है? ताजेवाला में। इसका निर्माण तो शुरू हुआ था 1996 में और बनकर तैयार हो गया था 1999 में। और जो यमुना नदी है ना, इसकी सहायक नदियां हैं, एक गिरी, एक टोंस, एक सोम। तो इन पर जो बांध बने हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जो गिरी नदी है, इस पर जो बांध बना है उसका नाम है रेणुका बांध। टोंस नदी पर बना है किसाऊ बांध। सोम नदी पर बना है पथराला बांध। और जो यमुना नदी है, इससे 2 नहरें निकाली गई है हरियाणा में। एक है पूर्वी यमुना नहर, एक है पश्चिमी यमुना नहर। ये कब निकाली गई ये पूछ सकते हैं? 1879 में। और एक नहर है मूणक नहर, इसको कहाँ से निकाला गया है? करनाल के मूणक से। और ये जाती है दिल्ली, और इसको दिल्ली की लाइफलाइन कहते हैं। और इसी नहर पर हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद चलता रहता है। और ये नहर कब निकाली गई? 2012 में। और हाँ, जो मूणक नहर है ये 102 किलोमीटर लंबी है। और ये नहर करनाल के मूणक से निकलती है और दिल्ली के हैदरपुर में समाप्त हो जाती है। और यही नहर दिल्ली के लिए पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत है। देखो 1996 में हरियाणा और दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ था और दिल्ली द्वारा उसके भुगतान पर 2003 और 2012 के बीच हरियाणा द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया था। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन। तो पश्चिमी यमुना नहर पर कई प्रमुख बैराज और बांध बनाए गए हैं, जैसे हथनीकुंड बैराज, दादूपुर में ताजेवाला बैराज, सोम नदी पर बांध। तो इनके जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यमुना नहर की शाखाओं के बारे में। एक बहलोत शाखा है, जो ये शाखा है ये है खुसरू गांव में। और ये दिल्ली शाखा की एक उप शाखा है। झज्जर शाखा ये बहलोत शाखा की एक उप शाखा है। और बात करें सिरसा शाखा की, तो ये 1896 में निर्मित हुई थी। और ये शाखा कैथल जिले, जींद जिले, फतेहाबाद जिले और सिरसा जिले से होकर गुजरती है। जींद शाखा पश्चिमी यमुना नहर की एक शाखा है जो जींद से होकर गुजरती है। बरवाड़ा शाखा ये सिरसा की एक उप शाखा है जो हिसार की बरवाड़ा तहसील में है। बात करें हांसी शाखा की, ये बनाई गई थी 1825 में और फिर 1959 में इसको दोबारा से तैयार किया गया। बुटाना उप शाखा, जो बुटाना उप शाखा है ये हांसी शाखा की एक उप शाखा है। बात करें रोहतक शाखा के बारे में, तो ये जींद शाखा की एक उप शाखा है। आप एक बार इनको पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है सतलुज यमुना लिंक यानी SYL। ये जो नहर है ये है 214 किलोमीटर लंबी और इसी नहर पर पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच जल बंटवारे को लेकर झगड़ा चलता रहता है। देखो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो है भागीरथी नदी पर। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, यानी करीब 260.9 है। तो हम कह सकते हैं 261 मीटर, यानी लगभग 261 मीटर है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध। दूसरे नंबर पे कौन सा है? भाखड़ा बांध। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, और इसको राजस्थान की नहर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यमुना नहर। फादर ऑफ भाखड़ा बांध, यानी भाखड़ा बांध का पिता किसे कहते हैं?
सर छोटू राम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाखड़ा नहर के बारे में। किसके बारे में? बाखड़ा नहर। देखो, बाखड़ा नहर और बांध दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाखड़ा नहर की। जो बाखड़ा नहर है ये पंजाब के नांगल बांध से निकलती है। कहाँ से? नांगल बांध से। और नांगल बांध कहाँ पे है? पंजाब में। और इसमें पानी आता है गोबिंद सागर का। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन आगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, जो बाखड़ा बांध है ये पंजाब के नांगल बांध से निकलती है और इसमें पानी आता है गोबिंद सागर का। और गोबिंद सागर में पानी कौन सा होता है? सतलुज नदी का। तो हम कह सकते हैं जो बाखड़ा नहर है ये किस में से निकलती है? सतलुज नदी से। और इसका निर्माण करवाया गया था 1954 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये नहर पंजाब के रोपड़ यानी रूपनगर से निकलती है और इसका पानी रोपड़, पटियाला, खनौरी, संगरूर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करता है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करता है? टोहाना से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? शहर का नाम पूछे टोहाना, अगर जिले का नाम पूछें तो फतेहाबाद, अगर गांव का नाम पूछें तो बलियानवाला। और इसी के पास बाखड़ा बांध का हेड है और यहीं से ये 7 भागों में यानी 7 नहरों में विभाजित हो जाती है। यानी एक नहर आती है 7 भागों में बट जाती है, ठीक है। और इसकी जो मुख्य धारा है वो चली जाती है रतिया क्षेत्र की तरफ और इसी को बाखड़ा नहर की मुख्य ब्रांच नहर के नाम से भी जानते हैं। और फिर रतिया से चली जाती है पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में। इसकी गहराई की बात करें तो ये है 26 फुट, चौड़ाई की बात करें है 20 फुट। चौड़ाई थोड़ी कम है इसकी, जितनी कम चौड़ाई होगी उतनी तेज पानी बहेगा, इसीलिए इसकी चौड़ाई कम रखी गई ताकि इसके पानी की गति को बढ़ाया जा सके और जो इसका आखिरी टेल है वहां तक पहुंचाया जा सके। और जो बाखड़ा बांध है इसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? बाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री संजय श्रीवास्तव। मुख्यालय है इसका चंडीगढ़ में। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1967 को। देखो, जब 1 अक्टूबर 1967 को स्थापना हुई थी उस समय क्या था? इसका नाम था ब्यास निर्माण बोर्ड। लेकिन 15 मई 1976 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? बाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है बाखड़ा नांगल परियोजना की। अब इससे आप पूरी बात समझ जाओगे। अब हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं बाखड़ा नांगल परियोजना को। ये लगा लो सीमा, इस साइड होगा पंजाब और इस साइड होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो सतलुज नदी है उसका जो पानी आता है उसको यहाँ पर एक झील में इकट्ठा कर लेते हैं। इस झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील। और यहीं पर एक बांध बना दिया जाता है जिसका नाम होता है बाखड़ा बांध। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। अगर गांव का नाम पूछें तो वो है बाखड़ा गांव। यानी बाखड़ा गांव में एक बांध बना दिया सतलुज नदी पर जिसका नाम उसके गांव के नाम पर ही रख दिया बाखड़ा बांध। तो आपको समझ में आ गया, सतलुज नदी का पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एक झील में यानी जलाशय में, उसका नाम रख दिया गोविंद सागर यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। और उस पर एक बांध बना दिया जिसका नाम रख दिया बाखड़ा बांध। और फिर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर यानी पंजाब के बॉर्डर पर ही एक बांध और बना दिया जिसका नाम है नांगल बांध। यानी ये तो होगी ऊंचाई से नीचे की तरफ आते समय 13 किलोमीटर पर एक बांध बना दिया जिसका नाम है नांगल बांध। तो बाखड़ा बांध और नांगल बांध इन दोनों को मिलाकर जो परियोजना बनाई गई थी उसको कहा गया है बाखड़ा नांगल परियोजना। ये बात आ गई आपको समझ में। जो बाखड़ा बांध है ये है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? बिलासपुर में। और बात करें नांगल बांध की तो ये है पंजाब के रूपनगर में। अगर गांव का नाम पूछे तो इनके बांधों के नाम पे ही है। नांगल बांध नांगल गांव में, बाखड़ा बांध बाखड़ा गांव में। तो आ गया आपको समझ में इतना। अब बात कर लेते हैं कौन सा कब बना और किसकी कितनी लंबाई है, किसकी कितनी चौड़ाई है। देखो, जो बाखड़ा नांगल बांध है इस योजना की बातचीत हुई थी 1944 में। किस किस के बीच हुई थी?
उस समय के पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटूराम और बिलासपुर के राजा के बीच, इन दोनों के बीच नवंबर 1944 को समझौता हो जाता है और 1946 में निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन बांध बनना कब शुरू होता है? 1948 में। तो एग्जाम में आ सकता है बांध बनना कब शुरू हुआ, तो आंसर आएगा 1948 में। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1955 को इस बांध का कंक्रीट द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया था। यानी कंक्रीट कब डाला गया था? 1955 में। और ये बनकर तैयार हो गया था 1962 में। और इसका उद्घाटन किया गया था 22 अक्टूबर 1963 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये शुरू हुई थी 1948 में, बनकर तैयार हो गई 1962 में, इसका उद्घाटन किया गया 1963 में, और ये पूर्ण रूप से काम कब करने लग गया था? 1970 में। बस आप ये याद रख लेना, काफ़ी है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? 1963 में। और जो भाखड़ा बांध के पीछे झील बनी है उसका नाम क्या है? ये है गोविंद सागर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछे किसके नाम पे बनी है ये झील, तो ये बनी है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। और ये पूछ सकते हैं भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया? सतलुज नदी पर। यानी सतलुज नदी के पानी को एक झील में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको भाखड़ा बांध से गुजारा जाता है। और फिर मैंने बताया था 13 किलोमीटर नीचे आता है ये पानी और फिर इकट्ठा हो जाता है नांगल बांध में। और एक बात और, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने एक बात कही थी भाखड़ा डैम के बारे में, कि जो भाखड़ा डैम है ये पुनरुद्धित भारत का आधुनिक मंदिर है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाखड़ा डैम को पुनरुद्धित भारत का आधुनिक मंदिर किसने कहा? तो आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपको आ गया समझ में। यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये दो बांधों को मिलाकर बनाई गई है। एक बांध है भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध, और दोनों एक दूसरे से 13 किलोमीटर दूर हैं। इनका उद्देश्य क्या है? ये ना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पीने के लिए किया जाता है और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यानी एक से अधिक कामों के लिए किया जाता है। अब हमें इनकी लंबाई चौड़ाई का भी पता होना चाहिए। तो जो भाखड़ा बांध है जो है हिमाचल में यानी बिलासपुर में, उसकी ऊंचाई है 741 फुट यानी 226 मीटर और लंबाई है 1700 फुट यानी 520 मीटर। और भाखड़ा बांध सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है यानी मानव निर्मित, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। यानी इस अकेले भाखड़ा बांध को बनाने में 245.28 करोड़ लागत आई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो भाखड़ा बांध है कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? तो ये है शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में। और उसके अलावा जो भाखड़ा बांध है इसका पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पर। और भाखड़ा बांध भूकंप क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और जो भाखड़ा बांध है ये 1325 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। और इस बांध से कौन कौन सी नहर निकाली गई हैं? बिस्त दुआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाणा शाखा नहर, ये नहरें निकाली गई हैं। और इसके अलावा जो नांगल बांध है ये मैंने बताया था सतलुज नदी पे बना है, पंजाब के रूपनगर में है, जिसको आज के टाइम रोपड़ बोलते हैं। और हरियाणा में ये नहर प्रवेश करती है फतेहाबाद के टोहाना से। जो नांगल नहर है इसका निर्माण हुआ था 1954 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो नांगल बांध है मैंने बताया था कहाँ पे है? पंजाब के नांगल में। ये बांध 95 फुट तो ऊंचा है और 1000 फुट लंबा है। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बोल्डर बांध, जो है अमेरिका में। और जो भाखड़ा नहर प्रणाली है इससे 15.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। आपको पता होगा जो भाखड़ा नहर है ये हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है, इसीलिए टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंचाई योजनाओं के बारे में। जो लोहारू नहर है ये 225 किलोमीटर लंबी है और इस नहर को इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। भिवानी नहर 220 किलोमीटर लंबी है
और इसको BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं। और जो जूही नहर है ये 170 किलोमीटर लंबी है और इसको बंसीलाल नहर भी बोलते हैं। JLN यानी जवाहरलाल नेहरू नहर, इस नहर से महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है। उसके बाद है नांगल नहर की शाखाएं। तो नरवाणा शाखा में है 2700 क्यूसिक पानी, बरवाला में है 1700 क्यूसिक पानी। नांगल उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? अंबाला में। नरवाणा उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? जींद में। मेवात उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? मेवात में। दादूपुर उथापक सिंचाई परियोजना के तहत किस जिले में सिंचाई की जाती है? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक पानी के बंटवारे को लेकर पहली बार समझौता कब हुआ था? 24 मार्च 1976 को। CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये क्या करता है? भूजल से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। देखो जो ये बोर्ड है ये क्या देखता है? भविष्य में कहाँ पर पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली और कहाँ पर होने वाली है, यानी पानी की मात्रा को देखता है कि कौन से जिले में पर्याप्त पानी है और कौन से जिले में पानी की आवश्यकता है। इसके कुछ आंकड़े हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ सकते हैं, वैसे कोई खास जरूरी तो है नहीं। पूरे भारत में जल संरक्षण के लिए निम्न परियोजनाएं चलाई गई हैं, तो देख लेते हैं। अटल भूजल योजना 7 राज्यों में लागू की गई है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई थी और ये 2020 से 2025 तक चलेगी। कौन कौन से राज्य में? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक भारत के हर गांव में नल से जल पहुंचाना। अगर हरियाणा की बात करें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक हरियाणा के हर गांव में जल पहुंचाना है। और पंचकुला ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर नल के द्वारा 100% जल मिलता है। और दूसरा जिला कौन सा है? अंबाला। और बात करें राज्य की तो वो है गोवा, जहां पर 100% नल से जल मिलता है। जल शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 को हुई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी और इस योजना का नारा था हर खेत को पानी। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में और इस पर लागत आई थी 40.30 करोड़ रुपए। और इस परियोजना से लोहारू, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और रेवाड़ी क्षेत्र में फसल क्षेत्र को सुधार हुआ था। वैसे मैंने ये सब बता दिया है, फिर भी आप इसको देख लेना। हरियाणा प्रदेश में प्रमुख नहरें व सिंचाई परियोजनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हरियाणा की प्रमुख नहरें, ये सभी प्रमुख नहर हैं। उसके बाद हरियाणा के प्रमुख बांध ये देख सकते हैं। कौशल्या बांध पिंजौर में है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है, हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है यमुनानगर में, पल्ला बैराज फरीदाबाद में है, मसानी बैराज रेवाड़ी में है साहिबी नदी पर, ताजेवाला बैराज यमुनानगर में है, ओट्टू बैराज सिरसा में है घग्गर हकरा नदी पर, पथराला बैराज यमुनानगर में है सोम नदी पर, दादूपुर बांध सोम नदी पर है, ये भी है यमुनानगर में, ओखला बांध यमुना नदी पर है, ये है दिल्ली में, जल बहरा बैराज कुरुक्षेत्र में है मरकंडा नदी पर, टोपी वाला बांध यमुनानगर में है यमुना नदी पर, दीवान वाला बांध घग्गर नदी पर है पंचकुला में, छमला बांध घग्गर नदी पर है पंचकुला में, लखवार बांध यमुना नदी पर है उत्तराखंड में, किसाऊ बांध टोंस नदी पर है उत्तराखंड में, रेणुका बांध गिरी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, बाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। और इनकी डिटेल में भी मैंने यहाँ पे जानकारी दे दी है, आप इन्हें भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वैसे जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने करवा दिया है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सभी नोट्स उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहती हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।